सचिन पायलट तो कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगे। तो बीजेपी ने वसुंधरा राजे को किनारे किया और बीजेपी की सबसे लोकप्रिय, सबसे जनप्रिय नेता, सबसे प्रभावशाली नेता वो है जी। ये हमारे विश्वविद्यालय के जूनियर भी है। देश में इलेक्शन का मौसम है और 4 राज्यों में इलेक्शन अभी बाकी है। एक राज्य मिजोरम में इलेक्शन हो चुका है और ऐसा राजनीतिक पंडित या सियासत को समझने वाले लोग कह रहे हैं कि अधिकतर राज्यों में परिवर्तन हो रहा है। और जब परिवर्तन शब्द आता है तो परिवर्तन और राजस्थान का एक कह सकते हैं कि जय वीरू वाला रिलेशन है। वहां रोटी पलटी जाती है, यानी कोई भी सरकार दोबारा उस सरकार की पुनरावृत्ति नहीं होती, दोबारा वो सरकार जीत कर सत्ता में नहीं आती। एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। तो सर, अब की बार कांग्रेस या भाजपा का राजस्थान में क्या लग रहा है आपके नजरिए से, क्या माहौल है? देखिए 2013 में जी इसी तरह जब चुनाव 10 साल पहले हुए थे, अशोक गहलोत तो चीफ मिनिस्टर थे राजस्थान के, जी तब मुझे जहां तक याद आता है 200 सीटें राजस्थान में, 21 सीटें बीजेपी कांग्रेस को मिली थी, 167 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, जी 167। बहुत और बड़ा। जो बहुमत था अशोक गहलोत का वो आ गए 21 पे। जी अभी जो स्थिति कांग्रेस की दिखाई दे रही है राजस्थान में वो 2013 की तरह नहीं है। कांग्रेस 2013 से तो अच्छा चुनाव लड़ेगी, लेकिन सरकार बना पाएगी इसमें मुझे संशय है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में कांग्रेस से आगे दिखाई देती है, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो राजस्थान चुनाव को, जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, सबसे दिलचस्प बनाती है। जी पहली बात तो ये कि अशोक गहलोत की योजनाओं का गांव में और तमाम जगहों पर बड़ा असर दिखाई दे रहा है। तृणमूल लेवल पर, ग्रास रूट लेवल और पर। जो जैसे लाडली बहना योजना अगर नहीं होती मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाती, साफ हो जाती। जो उसको बचाने का काम कर रही है, जो लड़ाई में बनाए रखने का काम कर रही है, जिससे दिल्ली में बैठे और स्टूडियो में बैठे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या भारतीय जनता पार्टी का एक काडर ये बताने में कामयाब होता है, वो उसकी सिर्फ वजह लाडली बहना योजना है। ठीक इसी तरह से अशोक गहलोत ने जो महिलाओं को मोबाइल बांटे हैं, आधा मोबाइल देने की बात है, गैस सिलेंडर की जो बात है, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की बात है, वो तो अद्भुत योजना भी है। स्कूटी, बच्चियों पे स्कूटी। यही मैं कह रहा हूँ कि उनकी नीतियां जो गई हैं तो लोगों के अपील कर रही हैं। दूसरे सचिन पायलट का 25-30 सीटों पे अपना प्रभाव है, तो 30-40 सीटों पर तो है ही। लेकिन ये जो सचिन पायलट और गहलोत जी का एक झगड़ा था, एक दूसरे पर तमाम आरोप भी लगाते थे, यहाँ तक कि सचिन ने इनके खिलाफ एक यात्रा भी की, तो क्या खुले मन से सचिन जी हैं कांग्रेस के साथ? देखिए जितनी जानकारी मुझे है, जी सचिन पायलट तो कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगे साथ। मुझे ऐसा लगता है जी कि अगर कांग्रेस रिपीट करेगी जी तो सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने की उतनी ही संभावना है जितनी संभावना अशोक गहलोत की है। अच्छा। और दूसरी बात, पैन इंडिया अगर आप बात करेंगे तो अशोक गहलोत का नाम सचिन पायलट से ऊपर है। हाँ, राजनीतिक जादूगरी में, राजनीतिक जादूगरी में या अनुभव में या उनकी पकड़ में या संगठन में या नेताओं में या एमएलएज में, वो सब उनका मामला। सचिन उम्र का तकाजा, उम्र का भी तकाजा है। सचिन शायद जब पैदा हुए होंगे उनकी जितनी उम्र होगी उसी के आसपास या 2-4 साल 5 साल पीछे अशोक गहलोत का राजनीतिक अनुभव है, तो वो बात अपनी जगह है। दूसरी बात जो अभी भी राजस्थान में मैंने जो कहा कि 25, 30, 40 सीटों पर कांग्रेस नहीं सिमटेगी, उसकी वजह क्या है? तो जब आप 200 सीटों में 40 पे नहीं सिमट रहे हो, 50 पे नहीं सिमट रहे हो, 50 को क्रॉस कर रहे हो, तो आप किस समय 80 पहुंचोगे, 70 पहुंचोगे या 95 भी पहुंच सकते हैं, 120 भी पहुंच सकते हैं। 120 में तो मुझे डाउट है। हाँ। लेकिन आज इतना लड़ पा रही, उसकी 2 वजह है। एक तो बीजेपी ने वसुंधरा राजे को किनारे किया और बीजेपी की सबसे लोकप्रिय, सबसे जनप्रिय नेता, सबसे प्रभावशाली नेता वो है जी। एक और यही तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या भी थी। अब वो देखिए एक प्रचलन चला है केंद्र भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय जो नेतृत्व, उसमें राज्य के नेताओं को थोड़ा सेकंड रैंक लीडरशिप को आगे करने का विचार
हालांकि वो विचार तीनों राज्यों में फलीभूत होता दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा है ना। रमन सिंह को हटा करके जी, इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। अंत में गृह मंत्री अमित शाह को उनके नामांकन में जाना पड़ा। तो अभी वसुंधरा राजे को वो बहुत फायदेमंद मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वसुंधरा राजे कोई किसी के द्वारा थोपी गई, उनका एक का खुद का अपना मेहनत था, खुद का अपना अनुभव था, अपने दम पर उन्होंने राजनीतिक विरासत। इतनी बार मुख्यमंत्री वो भी रह चुकी है। देखिए 5 बार 4 10 साल मुख्यमंत्री, 15 साल मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। और उसमें आप अपने को प्रभावशाली तरीके का विस्तारित कर लेते हैं, विस्तारित करना, अपनी पकड़ मजबूत बनाते हैं, आपकी छवि बनती है। आप मुख्यमंत्री होते हैं तो कार्यकर्ता आपसे डायरेक्ट मिलता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम मुख्यमंत्री के संपर्क में आप उसको उपकृत करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री का पद छोटा मोटा नहीं है ना, बहुत बड़ा पद है। और बीजेपी पार्टी है और महिला है, और वसुंधरा राजे के बारे में ये भी है कि वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेती हैं अपने लोगों को। अच्छा सर, ये अंदर खाने में एक चर्चा ये भी चलती है कि वसुंधरा राजे को बीजेपी ठिकाने लगाए, इससे पहले वसुंधरा राजे बीजेपी को लगभग खत्म करने की स्थिति बना सकती है। नहीं, ये देखिए, तो हमारे भारतीय जनमानस में ये साजिश का एंगल खोजने का बहुत, और गणित का एंगल खोजने की बड़ी आदत है सिंपल चीजों में भी। भाई एक बात बताइए, मैं इस वसुंधरा राजे 5 साल से वहां विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री पद की दावेदार सबसे बड़ी है। राजस्थान के किन 5 नेताओं का नाम इस देश का कोई व्यक्ति बता सकता है भारतीय जनता पार्टी का? नहीं, बिल्कुल वसुंधरा के अलावा किसी का नाम नहीं आता। किसका नाम बता सकते? किसी का नाम नहीं आता। तो यही इसी का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा ना। महिला है, महिला भी है जी, और उनके जाट गुजर कॉम्बिनेशन भी है जी, उनको जो है अनुभव भी है, उनके अपने कार्यकर्ता भी हैं, उनके लोग भी हैं। तो उनको देखिए, मैंने आपको बताया ना कि पार्टी का फैसला होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये तय किया जी, कि अब वसुंधरा राजे की जगह नई लीडरशिप को आगे बढ़ाना, तो ये उसका फैसला, उसका नुकसान फायदा वो उठाएगी। जी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गहलोत जी ने जो 5 साल अपनी सरकार चलाई है, इसमें वसुंधरा का बहुत बड़ा योगदान था। वो ये आरोप सचिन पायलट भी लगा चुके हैं कि इतना भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए उस सरकार पर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, और उसके बाद। लेकिन जो गहलोत और वसुंधरा की यही यारी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी को काफी भारी पड़ेगी? नहीं, यारी नहीं, बीजेपी को भारी मतलब मैं ये बात कह रहा हूं ना कि एक तो वहां के लोगों के दिमाग में भी है कि रोटी पलटी जानी चाहिए। अच्छा, एक लोगों के दिमाग में यार इस बार तो कांग्रेस आएगी, जैसे वहां की परंपरा का हिस्सा। अब अगली बार जब चुनाव होगा भाजपा आएगी, नया चेहरा, बीजेपी हर बार आएगी, नया चेहरा। तो अगली बार आएगी तो आम लोग कहने कांग्रेस आएगी, जैसे हिमाचल में है पिछले 25, 30, 35 सालों से। तो ये इस पर मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह ये रहा हूं कि जब एक पार्टी आती है तो दूसरी एकदम साफ हो जाती है। साफ हो जाती है। अब की दूसरी वाली साफ नहीं हो रही है, और अभी चूंकि चुनाव अभी 12-13 दिन है जी, तो अभी क्या उठा पटक होती है ये भी देखने वाली बात है। मतलब अभी भी ये आप नहीं कह सकते हैं, या अभी तक की जो स्थिति है इससे 20 और 19 का मामला है। अब कांग्रेस बीजेपी से राजस्थान में पीछे चल रही है अभी, लेकिन ये भविष्य में बदल सकता है मामला। अब वो 10 दिन बाद क्या होगा वो तो अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी के राजस्थान में आगे चल रही है। अच्छा, जैसे एक ये भी बात बीच में हो रही है कि वसुंधरा राजे का विकल्प मोदी को मिल गया है, वसुंधरा राजे का विकल्प केंद्रीय नेतृत्व को मिल गया है, ऐसा कहा जा रहा है। दिया कुमारी जो राजसमंद से भी सांसद हैं और उन्हें भी चुनाव लड़ाया जा रहा है, शायद सवाई माधोपुर सीट से। नहीं, वो तो जयपुर की सीट अच्छा, है। जयपुर की कोई सीट, जयपुर से सटी हुई सीट है जी। वो सीट का नाम जयपुर के जो आर्किटेक्ट हैं ओके, उनके नाम पर है। बंगाली थे वो जी, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ जी, रहा है। जी। वो नगर उस सीट से लड़ा जाए, वो बीजेपी की बहुत सेफ सीट है। नरपत सिंह राजवी जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद थे वो उस सीट से लड़ रहे थे, उनका टिकट काट दिया गया। उन्होंने दिया कुमारी के खिलाफ बहुत विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। बाद में नरपत सिंह राजवी को एक सेफ सीट दूसरी दी गई चित्तौड़गढ़, और वहां के जो सिटिंग विधायक हैं वो बहुत कद्दावर आदमी थे, उनका टिकट काट दिया गया। नरपत सिंह राजवी को वहां से टिकट दिया गया क्योंकि शेखावत और भैरव सिंह शेखावत
के दामाद का ही टिकट कट गया तो इसको लोग गलत तरीके से ना लें, तो उसका डैमेज कंट्रोल बीजेपी ने किया। जैसा सर आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल इसलिए वहां पर नहीं आएगी, अगर भविष्य में अगर नहीं आती है कांग्रेस, तो केवल इसलिए नहीं आएगी कि वहां की एक परंपरा का हिस्सा है कि हर बार हमें नया चेहरा चाहिए। बाकी गहलोत के काम से प्रभावित वहां की जनता भी है, और भारतीय जनता पार्टी उनके किसी भी मुद्दे को बहुत भुला नहीं पाई है। देखिए, गहलोत की सरकार के कामकाज, मैंने वही बोला ना कि 5 साल आपने राज किया और उसके बाद इधर 1-1.5 साल में योजनाओं की झड़ी लगा दी। तो वो शुरू में देखिए, जैसे मध्य प्रदेश में युवाओं की नाराजगी सरकार से है, वैसे ही कमोबेश राजस्थान में अभी वो जो नाराजगी, वहां पर एक युवा अभ्यर्थी था जो काफी युवाओं का आंदोलन का नेतृत्व करता था, उपेंद्र यादव, उसे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। हाँ, तो ये नाराजगी है युवाओं की, वहां पर नाराजगी है। पर्चा लीक हुआ, हालांकि वो कहते हैं कि हमने नियम सख्त बनाया, ऐसा कहीं नहीं है, लेकिन पर्चा लीक हुआ, अध्यापक का पर्चा लीक हुआ, हर चीज का हुआ। एक युवा, और वैकेंसी कितनी आती है? जो भरतपुर है ना, मथुरा से सटा हुआ यूपी का, आप भरतपुर में जितने लड़के राजस्थान के पुलिस की तैयारी कर रहे हैं जाके देखिए, सब यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं यूपी में वैकेंसी ज्यादा। अच्छा सर, ये जो आप घोटाले की बात करें, इसी घोटाले के संदर्भ में अभी डोटासरा से लेकर कई लोगों के यहाँ छापे ईडी के पड़े हैं, लेकिन उस ईडी के छापे को जो भी है, उसको गहलोत सरकार बहुत ही अपने पक्ष में सकारात्मक तरीके से इमोशनली कार्ड वो कर रही। तो इसका क्या आपको नहीं लगता इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखिए, मैं ये मानता, चुनाव की टाइमिंग को देखते हुए, सुनिए, मैं ये मानता हूं, एकदम डंके की चोट पर मेरा मानना है, आपके वीडियो में लोग सहमत हो चाहे ना हो, इस देश में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है मुद्दा। कोई नेता भ्रष्टाचार करता है, उसके घर छापे पड़ते हैं, पैसा मिलता है, उससे उसके राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, ऐसा मैंने, इस देश में सबसे ज्यादा पहला मामला नोटों को पकड़ने का पंडित सुखराम का था ना जी, हिमाचल वाले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, बेटे किसमें है, और आज भी वो ताकतवर फैमिली है पंडित सुखराम। बिल्कुल आज भी जीत हेमंता बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी। दूसरी बात आप कहते हैं जब भ्रष्टाचार की, लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए जी, ठीक है जी, और जेल गए, उन्होंने अपनी पत्नी को सीएम बनाया। उसके बाद का जो विधानसभा चुनाव हुआ, फिर जीत गए, फिर अपनी पत्नी को सीएम बनाया जी। फिर 2004 का जब लोकसभा चुनाव हुआ, तब भी 24 सीटों के साथ लोकसभा 40 में से 24 सीट जीत गया जी। और लालू यादव आके रेल मंत्री बन गए। पूरा यूपीए सरकार पहली चला रहे थे जी। 2005 में नीतीश जी गए और लालू यादव हार गए। 2009 में फिर हार के 4 पे आ गए। तो ये देश की जनता, और लालू यादव भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार से आपकी इमेज खराब हो जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन हमको लगता है कि जिस पे आरोप लगाया जाता है उसका वोटर और मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा हो समर्थन करने लगता है। अजीत पवार का क्या नुकसान हो गया भाई? आप भ्रष्टाचार का, अच्छा, हमने अजीत पवार तो तथाकथित वॉशिंग मशीन में चले गए नहीं, तो हमारा कहने का मतलब भ्रष्टाचार का आरोप हम तो लगाते नहीं जी। आप तो लगाते नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज ही एक दूसरे पर लगाती हैं या जांच एजेंसियां लगाती हैं, और उसकी खबर हमको मिलती है तो हम बताते हैं कि इनके ऊपर हुआ, यही तो नहीं। लेकिन सर, जिस तरीके से ये डंका पीट कर कहा जा रहा है, चुनाव के टाइमिंग को लेकर भी कहा जा रहा है कि आखिर ईडी इतने दिन क्या कर रही थी? मैंने तो आपको पहले का कह दिया ना कि महादेव ऐप पर कार्रवाई छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 1.5 साल पहले किया, 400 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब गिरफ्तार किया, ये मामला सामने आया, तो अभी ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस से पूछा कि ये मामला क्या है, जरा हमारे संज्ञान को दे, और सबको मालूम है कि वो दुबई में बैठे हुए हैं। तो फिर एनआईए और ये भारत सरकार की जितनी एजेंसियां विदेशों में, मतलब जो विदेश राज्य तो नहीं कर सकता ना, तो भारत सरकार ने क्यों नहीं ऐप बैन किया, क्यों नहीं उनको वहां से पकड़ के लेके आया? जबकि उस पर सबसे पहले उसको संदिग्ध सूची में डालने का काम छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही किया। मैंने कहा वो तो मैं कोई ऐसी चीज नहीं करता हूँ, मैं जो फैक्ट फिगर है अखबारों में जो, लेकिन इस समय तो सर ईडी के जो भी छापे पड़ रहे हैं उसके आधार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मोदी बार बार ये कह रहे हैं कि महादेव के नाम पर सट्टेबाजी, हम महादेव की पूजा करते हैं, हम महादेव का कॉरिडोर बनवाते हैं, ये महादेव के नाम पे सट्टेबाजी। छत्तीसगढ़ के लोगों को ये पता नहीं है कि प्रधानमंत्री जिस दिन वहां पर रैली करने के लिए जा रहे हैं, उसके एक दिन पहले ईडी रात को प्रेस रिलीज जारी करती है और ये कहती है एक आदमी को पकड़ा जो कह रहा है 508 करोड़ भूपेंद्र बघेल को दिया गया। सच्चाई जो भी है जी, भूपेंद्र बघेल ने पैसा लिया तो सच्चाई सामने आनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी टाइमिंग पे तो सवाल उठेगा ना। बिल्कुल सर। तो ये लोगों को पता नहीं कि ये चुनाव है,
जी। चुनाव के समय आप कुछ ऐसे बंगाल में जब चुनाव था तो वहां भी तो चुनाव के समय आप कुछ करते हैं तो आपको लगता है कि आप ये करेंगे। अब सर छत्तीसगढ़ की बात शुरू हुई तो थोड़ा सा 2 लाइन में उसको भी निपटा ही देते हैं। तो आपको क्या लग रहा है सर, छत्तीसगढ़ में अभी तक का क्या मामला है? कांग्रेस पार्टी वहां पर वापसी अच्छी तरीके से वापस आएगी, अच्छे तरीके से वापस। हाँ, मतलब सीटें कम हो सकती लेकिन बहुमत से ज्यादा रहेगी। तो इसका सर ये क्या नुकसान हो रहा है भाजपा को? भूपेश इनको रमन सिंह को पहले से चेहरा न घोषित करना या कोई और चेहरा का अभाव? अरे भूपेश बघेल बहुत जमीनी नेता हैं और बड़े बहुत कलाकार आदमी हैं। एक तो वो पूरे छत्तीसगढ़ के चुनाव में छत्तीसगढ़िया बोलते रहे। हाँ। दूसरी बात वो छत्तीसगढ़ के खुद रहने वाले हैं। रमन सिंह अभी भी छत्तीसगढ़िया उस तरह से नहीं बोल पाते। तीसरे, किसानों में जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले 5 सालों में काम किया। हाँ। चौथा, किसानों के कर्जा माफी का जो ऐलान किया, से लेकर तमाम ये सब कर्जा माफी का ऐलान कर दिया। तो ये सब मास्टर स्ट्रोक है। उदोई में वहां चुनाव हो रहा है, तीसरी पार्टी का कोई नहीं। अब बीजेपी की कुछ सीटें ज्यादा हो सकती है लेकिन सरकार तो वहां मुझे लगता है कांग्रेस ही बनाएगी। और देखिए ये जो आकलन, ये जो बात हम कर रहे हैं, अगर गलत हो जाए, मैं जो कह रहा हूं, तो लोग कहे कि ये ऐसा नहीं है। तमाम आकलन गलत होते रहते हैं। बिल्कुल, लोगों के सर्वे गलत तो सर्वे गलत हो जाते हैं जो बहुत साइंटिफिकली होते हैं। मैं एक अकेला आदमी हूँ, अकेला मैं घूमता रहता हूँ, रोज 50 लोगों से बात करता हूँ और उन्हीं 50-100 से बात करते करते गुड़ा। लेकिन सर आपकी जो बात है वो स्टूडियो में चीखते और चिल्लाते एंकरों से ज्यादा प्रभावी इस तरीके से बात है, क्योंकि आप तो जमीन पर है ना। अरे भाई, मैं तो देख के हैरत में हूँ। चलो टीवी एंकर्स की आप बात कर रहे हैं, मैं तो यूट्यूब के एंकर्स, यूट्यूब के पत्रकारों को देख के हैरत में हूँ कि वो अपने किताब के रैक के पीछे ही सारे राज्यों के चुनाव का, पूरे लोकसभा चुनाव का विश्लेषण कर देते हैं। हमारे पीछे भी रैक लगा है तो कृपया इसको थोड़ा दूसरे में मिले। नहीं, मतलब हमारे कहने का मतलब कि वो कोई घर का कोना, कोई उसके कोने से वहीं से सारा, और सारे राज्यों के जहां कभी नहीं वो छत्तीसगढ़ चुनाव पर भी बात कर लेते हैं, इजराइल हमास पर भी बात कर लेते हैं। तो मैं तो जाता रहता हूं, तो मैं जो देखता हूं वो मैं बताता हूं। मैं आज भी सबको ये कहता हूं कि यार उत्तर प्रदेश में 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, वो लड़ाई मुझे बहुत करीबी लग रही थी और मुझे लग रहा था किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी सीटों पे ऐसा लग रहा था। लेकिन वही हुआ कि 5000 सीटों से 30-40 सीटें गड़बड़ हो गई। मुझे ये कतई अंदाजा नहीं था कि बीएसपी 1 सीट पाएगी। मुझे लगा बीएसपी 20-22 सीट, 25 सीट तो पाएगी ही पाएगी। वो उसका कोई आधार नहीं था, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है, जब से बीएसपी की राजनीति को देख रहा हूं, तब से बीएसपी की ऐसी बुरी दुर्गति न हुई थी और कोई वजह नहीं थी कि उसकी इस बार ऐसी हो जाए। तो 14 के चुनाव में तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में पहली बार हाथी ने अंडा दिया था। हाँ, लेकिन फिर 19 में 10 पा गई। 19 में 10 पा गई तो और समाजवादी पार्टी की 2 सीट पाई। तो उसमें 10 सीट पाने वाली पार्टी को कैसे कोई मान लेता कि उसके ये जो विधायक जीता वो अपने बल पे जीता, बीएसपी का नहीं था। तो ये चुनावी आकलन गलत सही हो जाते हैं। मेरे अभी तक आंखों से आपने क्या देखा? मेरे जो गलत होते हैं वो भी मैं बोलता हूँ और मेरे जो सही होते हैं वो भी है। एकाध को छोड़ के मेरे आकलन अभी तक सही ही रहे हैं। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक सही रहे हैं। और कई बार आप शर्तिया इलाज करने का दावा नहीं कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं। इसलिए आपने, चूंकि ये हमारे विश्वविद्यालय के जूनियर भी है और आए थे मिलने के लिए, तो राजीव रंजन सर का पहला परिचय तो आप सब जानते हैं। दूसरा परिचय ये है कि सर हमारे विश्वविद्यालय के सीनियर और छात्रावास के सुपर सीनियर हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हॉलैंड हॉल, विलियम हॉलैंड हॉल हॉस्टल में सर 2001 में छोड़ दिए थे और मैं 2018 में वहां का एडमिट हुआ। तो आज बस यहीं तक, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं आपसे। शुक्रिया।